हम्म, आप लोग सब सुन पा रहे हो ना मुझे? लाइक कुछ स्क्रीन भी आप लोग को विजिबल है, राइट? क्लियर है सब कुछ, एवरीथिंग क्लियर। ओके, ग्रेट। तो ठीक है, राजीव जी ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो ये थर्ड डे है और हाँ, तो इनसाइडर बोलता है कि उसका जो वो आईडी यूज कर रहा था, वो अचानक से वो प्रॉक्सी यूज करके, कुछ ये टेक्निकल बात है, तो उसको दोबारा दूसरा आईडी यूज करना पड़ा। वो पहले वाले का कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसके बाद फिर से वो दूसरे वाला आईडी में भी प्रॉब्लम आया, तो उसको फिर दोबारा बनाना पड़ा कुछ। तो वो बोल रहा है कुछ इशू होगा, आई डोंट नो व्हाई। शायद वो छुप छुप के कर रहा है या वो अपने ही वर्ल्ड का एलिट्स के अंदर कोवर्टली रिबेल कर रहा है, शायद इनडायरेक्टली छुपके से। तो वो रीजंस ये दर्शाता है, तो मुझे लगा कि हाँ आप लोग को बोलूं कि दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वही वो लास्ट में बोल रहा है कि मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है आप लोग के ये फोरम में आने के लिए, लेकिन मैं जितना लंबा चला सकूं ये हम लोग का बातचीत कोशिश करूंगा। लेकिन दिक्कत आ रही है तो मैं जा सकता हूँ कभी भी, ये बोल रहा है। फिर कोई इसको ऐसे ही चैट में क्वेश्चन पूछता है कि कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग में से किसी को पता है तो आप लोग बोल सकते हो अभी या बाद में। कि उसको कोई पूछ रहा है कि आपको क्या ब्लैक नोबेलिटी के बारे में पता है, या डार्क नोबेलिटी भी बोलते हैं उसको। नोबेलिटी मतलब जो वो कल्चरली एक हाई स्टेटस जिन लोग का होता है ना, मतलब जो राजा, मोनार्की, रॉयल ब्लड वाले लोग हैं, उनके बारे में बात हो रहा है ये, जो बेसिकली रूल करते आए हैं हम लोगों को थ्रू द डिफरेंट इकोनॉमिक वर्जन्स जिससे हमारी सोसाइटी गई है, मोनार्की से लेकर कैपिटलिज्म एंड ऑल दैट। तो वो फिर बोलता है कि उसने ट्रेस किया है और सारे रॉयल फैमिलीज यूरोप और मिडिल ईस्ट वगैरह का लिंक उसने देखा है आज तक का, और उसको नाम और उनके कनेक्शंस और पावर कितना है, किसके पास दौलत कितना है, कितना वो पावरफुली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीजों को, घटनाओं को वर्ल्ड ओवर, ये सब उसने स्टडी किया है। तो बोलता है कि मैं इनफैक्ट उस इंसान को भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ जो आगे जाके पोटेंशियल जो एंटी क्राइस्ट होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा बहुत, कि एनडब्ल्यूओ का मेन एक इस्टेब्लिश होने के साथ साथ एक एंटी क्राइस्ट फिगर भी, मेन कोई एक आदमी होगा जो ऊपर आएगा। आदमी होगा कि कोई अदर बीइंग होगा, मे बी, आई डोंट नो। और फिर बोलता है कि ये जो आदमी है इसके इसके ऊपर नॉट जस्ट इसके पर्सनालिटी में भी वो सारे करेक्ट मार्किंग्स है जिससे इसने आइडेंटिफाई किया है इस आदमी ने, कि ये वैसे तो ऊपर से बहुत ही शानदार हार्मलेस टाइप का बेनाइन काइंड यंग मैन जैसा दिखता है, जिसको अभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल नहीं पता है कि वो वर्ल्ड लीडर हो सकता है। तो शायद वो इलीट वाले लोग उसको ट्रेन कर रहे हो, लेकिन वो अभी तक उस पोटेंशियलिटी में आया नहीं है। तो वो बोल रहा है ये जो डार्क नोबेलिटी या ब्लैक नोबेलिटी है वो इस यंग आदमी को बहुत प्यार करता है। और फिर बोलता, उससे पूछता है इनसाइडर को कि अच्छा आखिर में आप ये भी बताओ मुझे कि क्या आप भी हिस्सा हो ये ब्लैक नोबेलिटी का। तो फिर जो इनसाइडर है इलीट वाला, वो आंसर देता है फोरम में कि ये जो डार्क नोबेलिटी आप बोल रहे हो ये एक छोटा सा ग्रुप है जो अपने अंदर खुद से ही ऑपरेट करते हैं, और इनके अलग अलग जरे फैली हुई है, जैसे मेरे पूर्वजों ने भी लिखा है किताबों में वगैरह। तो ये है कि डिफ्रेंसिएशन आगे जाके हुआ है, लेकिन वो डार्क नोबेलिटी नहीं है जो स्प्रेड आउट हुआ है उनके अंदर से, है ना। मतलब अलग अलग
सोशल इंटरैक्शंस में वगैरह जो अलग अलग ग्रुप्स के साथ ज्वाइन किया है, ये वो शायद शादी से हो या पॉलिटिकल रिश्ते से हो या इकोनॉमिक रिश्ते से हो वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक्चुअल फैक्शन छोटा सा ग्रुप है वो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है देन वुड मोस्ट क्लेम। ज्यादातर लोगों को इसका अनुमान नहीं है कि कितने छोटे मतलब समूह है वो, क्योंकि जो कोर है वो बहुत अलग है बाहर के दीवारों से उसके। They are the ones which you all confuse with my kind, therefore direct hate towards the wrong ones, as shown in this thread too by the lesser intelligent। तो ये थोड़ा सा इसका कैरेक्टर इस टाइप का है, आप बोल सकते हो कि थोड़ा रूड और एरोगेंट टाइप का है, फिर भी वो थोड़ा बहुत अच्छा चाहता है हमारे लिए, ऐसा दर्शाया है इसके कैरेक्टर को इस डॉक्यूमेंट में। तो फिर बोल रहा है कि फिर ये बोल रहा है कि लेकिन ये भी जो ब्लैक नोबिलिटी है इसको आप कंफ्यूज करते हो इस फैक्शन को मेरे समूह के साथ, और इसीलिए आप मतलब इन लोग को हेट करते हो। तो पहले वाले सेशन में इसने बोला है कि आप लोग जितना भी मतलब आज के वर्ल्ड गवर्नमेंट्स लीडर्स या कॉर्पोरेट हॉन्चोज हेड इन लोग का नाम ले रहे हो, शायद एग्जाम्पल में आया था बिल गेट्स वगैरह, तो ये लोग तो पॉन्स है। मतलब अगर आप पूरा ऑर्केस्ट्रा सोचो म्यूजिक का, तो म्यूजिक कंपोजर ये लोग है ही नहीं जिन लोग का नाम हमें पता है। जिन लोग का नाम हमें पता है वो लोग तो मतलब बस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं जैसे उनको बोला जा रहा है प्ले करने के लिए, वो जस्ट ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ देम ये लोग जो नाम है जिन लोग का बाहर पब्लिक में, ये लोग ऐसे लोग हैं जो फेम रिकग्निशन के भी मतलब आदी है, मतलब अभी भी। तो वो लोग उस टाइप से आप सोचो कि अगर दूसरा STS पोलैरिटी भी हम देखें, सर्विस टू सेल्फ वाला पोलैरिटी, क्योंकि ये प्लैनेट ऑफ चॉइस है, और जैसे हमने लॉ ऑफ वन में समझा है कि एडेप्टहुड होने का या स्पिरिचुअली मैनिफेस्टेशन पावर या खुद क्रिएटर बनने का या स्पिरिचुअली एडवांस होने का दो तरीका है, एक नेगेटिव पाथ, एक पॉजिटिव पाथ। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे सोच सकते हो, एक जो प्यार सीखता है दूसरों की सेवा करके या दूसरों में खुद को देख के, और एक जो प्यार खुद को एज अ सेपरेशन में जाके जो देखता है। तो सेपरेशन में जाके भी खुद के लिए भी सोच के इंसान अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकता है कुछ हद तक, जैसे हमें पता चला है 6 डेंसिटी में जाके सबको यूनिटी की तरफ जाना पड़ता है। तो वैसे ही मैं ये बोल रही थी कि ये लोग ऐसे STS पाथ के हैं, तो ये लोग मतलब कर रहे हैं जैसे बोला जाता है हमारे थ्योरेटिकली के लिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना स्लेवरी इम्पोज कर सके वो पृथ्वी पे, ताकि वो अपना लॉ वन में अगेन जैसे लिखा है कि 95% पॉपुलेशन को अपने पावर के अंदर ला सके। तो दैट इज ऑल्सो लाइक वन अनदर काइंड ऑफ एसेंशन फॉर देम। तो और बाकी लोग जो लव एंड लाइट वाले डायरेक्शन में है, जो क्रिएटर के साथ है, सेपरेशन में नहीं जा रहे, जो यूनिटी कॉन्शियसनेस को के तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग शायद अभी भी अपने माया जाल में फंसे हुए हैं अलग अलग तरीके से। तो एडेप्ट बनने का मतलब यही होता है कि अपने माया जाल का एक एक लेयर धीरे धीरे हटाना। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, कंटेम्पलेशन, इन सब चीजों से मिलके होता है। तो या कुछ लोग बोलते हैं गुरु की ग्रेस से होता है। तो वो गुरु, अब ये डिबेट कर सकते हैं हम कि फिजिकल बीइंग होगा कि एनर्जी फॉर्म होगा या तत्व होगा कुछ, या हमारा हायर सेल्फ होगा, वो अलग डिबेट है। तो फिर यही बोल रहे हैं कि आप लोग को तो जो नाम पता है आप लोग उन्हीं को हेट करते हो, जैसे गेट्स वगैरह। तो लेकिन आप वो गलत लोग हैं हेट करने के लिए, और आप कंफ्यूज हो रहे हो ये सब नामों से आप लोग को जो पता है। और फिर अब ये बोल रहे हैं कि अब एंटी क्राइस्ट के बारे में अगर बात करें तो इसके हिसाब से कोई एक एंटी क्राइस्ट नहीं है, एक्चुअली बिलियंस, लाखों में एंटी क्राइस्ट है, लाखों करोड़ों में एंटी क्राइस्ट है हमारे पृथ्वी में।
और वो बोलता है कि और मैं नहीं हूँ एंटी क्राइस्ट, मतलब उनमें से। आपको हो सकता है लगे कि सारे कबाल और इलीट्स के जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं हमारे इसमें, वो एंटी क्राइस्ट जैसे होंगे या एंटी क्राइस्ट होंगे। अगर वो बोल रहा है एंटी क्राइस्ट भी एक समूह है, तो वो नहीं है। और वो बोल रहा है कि आपको ये एंटी क्राइस्ट ये क्रिश्चियंस में ही मिलेंगे, मुस्लिम्स में मिलेंगे, जितने भी आपके धर्म फॉलो करने वाले लोग हैं या फिलॉसफी के से अटैच्ड हो जाते हैं जो लोग, उनमें आपको मिलेंगे। एथिस्ट हो, सैतानिस्ट हो, एग्नोसिस्ट हो, जो मतलब मानते नहीं मानते, सीकर्स है बेसिकली, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी को बिलीव भी नहीं करता है और कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं करता है, उसको जानने का कोशिश करता है। तो बुद्धिस्ट है, हिंदूज है वगैरह। तो फिर वो बोल रहे हैं कि आपका पृथ्वी में तो इतने एंटी क्राइस्ट है कि उनको कोई लीडर की जरूरत नहीं है अब, जो उनसे ज्यादा एंटी क्राइस्ट हो। फिर वो एक कॉन्सेप्ट आके बोलता है, तो मैंने आप लोग को पहले भी वार्न किया है कि इस बुक में काफी मतलब थोड़ा अलग शॉकिंग मतलब बातें हैं, क्योंकि जो बात कर रहा है ना इनसाइडर, उसका पर्सनालिटी ही वैसा है, वो उस टाइप से ही ट्रिगर करके थोड़ा एरोगेंटली बात करता है। लेकिन बात में दम है अगर हम उस पे और सोचे, मनन करें वगैरह। तो फिर ये बोलता है कि जो क्राइस्ट है ना, एक्चुअली उसका कोई लेना देना नहीं है जो नजारत का क्राइस्ट है, मतलब जो बीइंग के बारे में हमें पता है, जिन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया था, जीसस क्राइस्ट, उसी के बारे में बोल रहा है ये, कि वो एक्चुअल क्राइस्ट नहीं है। उस कहानी में आप लोग फंस गए हो। जो उसकी कहानी बाद में बनाई गई है वो तो बस एक मन घड़त मतलब बनाई हुई कहानी है, वो सच्चाई नहीं है इनके हिसाब से। फिर अभी दूसरा क्वेश्चन चैट में किसी ने पूछा, एग्नोस्टिक नंबर 13, तो इसने अपना नाम चेंज किया था इसमें, नॉस्टिक नंबर 13 में। तो वो बोलता है कि do you subscribe to this view that a dualistic reality provides excellent opportunities for souls to develop unconditional love, so they may transcend our dialectic universe rather than escaping from it? तो आप क्या इस चीज को मानते हो कि जो हमारी डुअल रियलिटी है, डुअलिटी में जो हम जीते हैं बेसिकली, है ना, मतलब एक वननेस का डिस्टॉर्शन है यहाँ पे। तो उसी रियलिटी में क्या हमें अच्छे अच्छे कैटलिस्ट्स और ऐसे मौके मिलते हैं कि हम अपने आत्मा से वो अनकंडीशनल प्यार जो है, मतलब जो प्यार की कोई प्रेम, जो रियल प्रेम है आप बोल सकते हो, जिसकी कोई कंडीशंस नहीं है, कोई सीमित नहीं है वो किसी भी चीज से, तो उस प्यार को डेवलप करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी देती है ये डुअल वर्ल्ड, हमारी 3D वर्ल्ड, ताकि हम ट्रांसेंड कर पाए हमारे इस डायलेक्टिकल यूनिवर्स को rather than escaping from it। तो बोलता कि और इसको डेवलप करने के बाद हम मतलब पड़े हो जाएंगे जो हमारे दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट्स है। डायलेक्टिक मतलब दो चीजें होती है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम फ्रिक्शन, है ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ सफरिंग होगा, ये होगा, तो उसे परे हम चले जाएंगे और इससे भागने की जरूरत नहीं है, ये बोलता है। फिर वो पूछता है कि डू यू ऑल्सो बिलीव इन द लॉ ऑफ बैलेंस एंड कर्मा, अलाउिंग अ सोल टू बी किंग इन वन लाइफ टाइम, अ बेगर इन द नेक्स्ट। तो फिर सवाल पूछता है कि क्या आप लॉ ऑफ बैलेंस मतलब सेंटर्ड होना, या जो भी एक्सट्रीम होता है ना किसी भी चीज का, एक्सट्रीम से हटके बैलेंस करना चीजों को, आप लोगों को पता ही है वैसे इसका मतलब क्या होगा। और कर्मा, तो न्यूट्रल रहना, और लॉ ऑफ कर्मा भी, इस पे वो मानते हैं क्या इनसाइडर। और फिर उसका एग्जाम्पल देता है कि इसी के वजह से एक आत्मा जो है कभी किसी जन्म में राजा हो सकता है और दूसरे जन्म में भिखारी भी हो सकता है। इफ सो, अगर आप मानते हो, इट डजंट रियली मैटर वेदर यू आर अ मेंबर ऑफ द इलीट, it may be a unique experience on soul level, as unique as any role in society, as long as the soul progresses.
तो बोल रहे कि अगर आप इस चीज में मानते हो तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इलीट के मेंबर हो कि कबाल के मेंबर हो, क्योंकि ये आपकी जो अनुभव हो रही है आत्मा के लेवल पे वो भी एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और जैसे कि कोई और इंसान का भी अनुभव यूनिक होता है, वो क्रिएटर को अपना यूनिक अनुभव देता है ना। तो ये तब तक ठीक है जब तक कि आपकी भी आत्मा की प्रोग्रेस हो रही है। फिर वो दोबारा उसी चीज में एक और सवाल ऐड करता है कि वो एक हिस्टोरियन का नाम लेता है, लॉरेंस गार्डनर। इज द हिस्टोरियन लॉरेंस गार्डनर अ पावरफुल मेंबर ऑफ द elite as Ike claims, or is he an average guy with access to hidden information? Thanks for your communication, insider. Hope this thread isn't a practical joke by some juvenile person. Trust you're for real. तो अगर किसी को आइक का काम उतने अच्छे से पता है, आई डोंट नो अबाउट लॉरेंस गार्डनर, आप अपना इनपुट दे सकते हो अभी या बाद में भी, इस सेशन के बीच में भी रोक के बोल सकते हो। तो वो बोलता है कि आइक ने किसी हिस्टोरियन के बारे में बोला है, लॉरेंस गार्डनर, की वो तो इलीट का मेंबर है जिसके पास इंफॉर्मेशन था। तो शायद लॉरेंस गार्डनर का कोई बुक, डॉक्यूमेंट, टॉक्स वगैरह होगा जो हम चेकआउट कर सकते हैं। तो पूछता है कि जैसे आइक बोलता है वो भी क्या मेंबर है इलीट का, कि वो कोई ऐसे ही मामूली इंसान है, नॉर्मल, जिसको खबर मिली है, जिसको एक्सेस मिल गया है हिडन इंफॉर्मेशन तक। तो फिर वो बोलता है कि आई होप ये कोई मजाक नहीं है जो हमारे ऊपर कोई ऐसा ही इंसान कर रहा है बचपना में। मैं विश्वास करता हूँ आप सही में कोई इंसाइडर हो, कबाल या इलीट वाले। तो फिर अभी जवाब आता है थोड़ा लंबा पहली बार। तो बोलता है इट इज द टास्क ऑफ एवरी सोल टू अकम्प्लिश दैट वाइल इन द ह्यूमन शेप। तो ये जो पहला ये बोला कि डुअलिस्टिक रियलिटी क्या हमें अपॉर्चुनिटीज देती है अनकंडीशनल लव और ये डायलेक्टिक्स को ट्रांसेंड करने का। तो फिर बोलता है कि हाँ, हर एक आत्मा का ये ड्यूटी है, मतलब जो उसको ये इंसान के रूप में ही परे जाना है इसके, जो आपकी 3D रियलिटी का इल्यूजन है, डुअलिस्टिक या कॉन्फ्लिक्ट वाला, डायलेक्टिकल वाला। There is a part that can be called escaping, which will be followed by transcending, if failing reincarnation. तो इसने बोला था कि ये तो बस परे जाना होता है ये 3D डायलेक्टिकल यूनिवर्स से, उसे भागने की जरूरत नहीं है। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा एक हिस्सा है जो कि भागना बोल सकते या फिर एस्केप करना, इससे आजादी मिलना बोल सकते हो आप, उसके बाद आप परे जाओगे। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तब आपको दोबारा री-इनकारनेट करना पड़ेगा, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा सेम ट्रैप में। इन अ वे अगर आप उसको ट्रैप समझो कि 3D के इल्यूजन में ये डायलेक्टिक्स जिसमें हो, कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हो, घर्षण जिसमें हो इतना ज्यादा, उसमें आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है कि इस तरीके से आप एस्केपिंग बोल सकते हो। तो फिर बोलता है लेकिन ये जो प्यार, अनकंडीशनल लव, इसमें मेंशन किया है कि however the word love is misunderstood. It is not meant to be the love in human terms which humans are enslaved by. This is the corrupt version of the real one. तो बोलते कि लेकिन आप लोग के यहाँ ना प्यार का जो शब्द, प्यार वाली जो शब्द है, इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको लोग समझ नहीं पाए अभी तक। आप इंसान जैसे सोचते हो प्यार के बारे में। इनफैक्ट आप लोग का जो प्यार का कॉन्सेप्ट है उससे तो आप गुलाम बनते हो। ये जो है करप्टेड वर्जन है प्यार का। फिर वो डिवाइन लॉ के बारे में, क्योंकि वो कर्मा और बैलेंस के बारे में पूछने लगा था, तो बोलता है कि जो डिवाइन लॉ है या लॉ 1 अगर हम सोचे, controls what is called karma, but it is much broader and harsher than people want to accept. तो ये इस तरीके से उस चीज को समझा रहा है हमें कि जो डिवाइन लॉ है उसके अंदर लॉ ऑफ कर्मा आता है, लेकिन एक्चुअल जो डिवाइन लॉ है या लॉ ऑफ वन है वो बहुत उससे ऊपर का, उससे भी ज्यादा, उसके अंदर और भी बहुत सारे पहलू है, वो सिर्फ कर्मा पे नहीं है टिका हुआ। तो और वो और विकसित है और ब्रॉड है
और हार्श भी है जितना आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे। मतलब हार्श रियलिटी बोलते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है, कड़वी है, आप सोच सकते हो ऐसे। फिर वो कुछ उदाहरण देता है कि, और हाँ ये थोड़ा सा है, थोड़ा वो एरोगेंटली थोड़ा बोल रहा है, ये चीज मुझे भी लगा पढ़ते वक्त, कि उदाहरण है कि someone who gets cancer and dies a slow painful death deserves it. That person is being corrected. It is for his own good. तो बोलता है अगर किसी को कैंसर हो रहा है, हो गया है, और वो धीरे धीरे एक मतलब दर्द भरा हुआ मौत की तरफ जा रहा है, तो वो इंसान उसको डिजर्व करता है। एक तरीके से वो इंसान खुद को करेक्ट कर रहा है, या इंसान को करेक्ट किया जा रहा है, उसको सही रास्ते में लाया जा रहा है, और वो उसके अच्छे के लिए है। तो जैसे इस चीज को हम दूसरे अंदाज से भी समझ सकते हैं, मैं बोलना चाहूंगी यहाँ, ये क्योंकि इसका कैरेक्टर वैसे दिखाया है स्नेप टाइप का, लाइक थोड़ा हार्श टफ टीचर और थोड़ा एरोगेंट भी, बिकॉज हाँ इलीट, तो वो इस डॉक्यूमेंट में और या फिर इस चैट में उसने अपना वैसा पर्सनालिटी दिखाया है, अगर ये चैट सच है तो। लेकिन जैसे लॉ ऑफ वन में भी बोला गया था कि बहुत बारी वॉन्डरर्स हो या चाहे 3D के लोग ही हो, ठीक है, जो डेवलप कर रहे हैं स्पिरिचुअली, 4D में जा रहे हैं, 5D में जा रहे हैं, तो वो लोग कैटलिस्ट लगाते हैं अपने लाइफ में, माध्यम लगाते हैं जिसके हायर सेल्फ के साथ, और माध्यम जन्म के पहले भी चुन के आते हो और जन्म के वक्त भी लगता है, हायर सेल्फ डालते जाता है, क्योंकि एक पर्पस होता है एक सोल का, कि किस तरीके से क्या हमारे अंदर के वीकनेसेस को या डिस्टॉर्शंस को, मतलब जो डिवाइन लॉ है उससे जो एक तरफ से आप बोल सकते हो परवर्जन है या अंधेरा है, गुमराह होते हैं जिन कारणों की वजह से, तो उसको सही पाथ में लाने के लिए हमारा हायर सेल्फ भी बीच बीच में माध्यम डालते जाता है, जो कि सफरिंग का हो सकता है या अपॉर्चुनिटी का, जॉय का, प्यार का, वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है वैसे ही कैंसर हो या कोई हेल्थ का इशू हो, बहुत बड़ी बहुत वॉन्डरर्स को भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि मे बी वो लोग भटक रहे थे, तो उन्होंने अपने हायर सेल्फ को बोला होगा कि नहीं, अगर मैं भटकूंगा या इस चीज में कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हो जाऊंगा, तो आप मेरा ये माध्यम एक्टिव कर देना उस वक्त, ताकि मैं सही रास्ते में फिर से आ सकूं। तो वो इस तरीके से बोल रहा है कि ये आपकी मतलब आप जो पहले डिजर्व्स बोला, लेकिन वो बोल रहा है ना बाद में कि आपको सही रास्ते में लाया जा रहा है, ये आपके भलाई के लिए है, तो आप मतलब एक्सेप्ट करो इस चीज को कि डिवाइन लॉ ऐसे काम करती है वगैरह। तो फिर वो बोलता है कि साउंड्स हार्श, जैसे उसने इधर बोला कि अगर किसी को कैंसर होता है तो उसकी धीरे से मौत होती है, दर्दनाक वाली, धीरे धीरे, तो वो एक तरीके से वो डिजर्व करता है, तो लेकिन ये हार्श साउंड कर रहा था, मुझे भी कर रहा था। तो फिर वो बोलता है कि लेकिन ऐसे ही काम करता है डिवाइन लॉ, just because it comes across as negative in this realm does not mean it is negative in the big picture. मतलब आपके पर्सपेक्टिव में, आपके ख्यालात में ये नेगेटिव जैसा आ सकता है कि बहुत हार्श है ये बात इस रियलिटी में, रेल्म में, लेकिन बड़े पर्दे में या बिग पिक्चर में, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये नेगेटिव नहीं है। What you're talking about, reincarnating into the opposite of your former life, there is no universal law which states that will definitely happen. तो वो जो एग्जाम्पल दिया था कि लॉ ऑफ बैलेंस का एग्जाम्पल, कि एक लाइफ टाइम में क्या हम राजा बनते हैं, फिर दूसरे लाइफ टाइम में भिखारी बनते हैं जन्म में, तो ऐसे ही लॉ ऑफ बैलेंस काम करता है। लॉ ऑफ बैलेंस है मतलब टेम्परेंस है जो हमें हेल्प करती है असेंड करने में, लेकिन वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म एकदम ऑपोजिट इस टाइप का कोई एग्जाम्पल होगा, कोई पक्का लॉ नहीं है कि ऐसा ही कुछ डेफिनेटली सेम होने वाला है। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन पूर्व जन्म या रीइंकार्नेशन एक सच मतलब फैक्ट है, ये होता है, बट इफ यू अचीव योर टास्क देयर इज नो रीइंकार्नेशन। तो वो 3D के कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि अगर आप 3D रियलिटी में, लेकिन आपका जो काम है
उसको आप अचीव कर जाओ, उस गोल को आप अचीव कर जाओ, तब दोबारा आपको रीइनकार्नेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के हर लेवल के अर्थ पे एक्सपीरियंस करने का भी कोई जबरदस्ती नहीं है। फॉर देर आर मेनली पॉइंटलेस टू एक्सपीरियंस। तो इनके हिसाब से कि अगर आप अपना गोल अचीव कर जाओ, आप डिवाइन लॉ के करीब चले जाओ, चाहे एक लाइफ टाइम 10 लाइफ टाइम हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइप का लाइफ जीना है या एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि फिर वो पॉइंटलेस हो जाता है एक के बाद अनुभव करना। अगर आपका जो काम था वो हो गया। फिर वो जो हिस्टोरियन के बारे में पूछा था कि क्या ये जो आइक इसके बारे में बोलते हैं, डेविड आइक, लॉरेंस गार्डनर की वो कोई इलीट का मेंबर है फैमिली, तो उसके बारे में जवाब दे रहा है कि गार्डनर इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु वांट टू बी प्रेज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल, सो ही गेट्स इट इन रिटर्न फॉर सम फेवर्स, स्प्रेडिंग मिसइंफो व्हिच हियर एंड देयर कंटेन्स द फैक्ट्स व्हिच हुक्स पीपल। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो लॉरेंस गार्डनर है, जिसके बारे में डेविड आइक भी काफी बात करता है, और लॉरेंस गार्डनर भी ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में लिखता है वगैरह, तो उसके बारे में बोल रहा है कि वो उन आदमियों से है जो कि चाहता है फेम, वो चाहता है कि उसको वैलिडेशन मिले, उसकी लोग उसको पसंद करें वगैरह, और उसको फेम मिले उस टाइप का। इसीलिए क्योंकि वो इतना फेमस है, आप समझ जाओ कि उसको वो फेमस क्यों बनने देगा इलीट। अगर इलीट कंट्रोल कर रहे हैं हमारे सिमुलेशन को या रियलिटी को या सारे मेजर सिस्टम्स को, जो कि मीडिया कंट्रोल करती है वगैरह, इंटरनेट भी इन अ वे, तो जो इसमें फेमस हो रहा है, इसका मतलब वो फेमस हो रहा है कुछ फेवर्स के अगेंस्ट ही, उसको कुछ फेवर मिल रहा है, क्योंकि वो मतलब कुछ काम कर रहा है इलीट के लिए भी आप बोल सकते हो। तो ये फिर उसके बारे में बोल रहा है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, यहाँ और वहां फैक्ट्स भी रहता है, तो ऐसी ही डिसइंफॉर्मेशन काम करता है। सच बोलते हैं लोग लेकिन उसमें झूठ भी मिक्स कर देते हैं, तो और कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों के लिए वो चीज। तो इसी की वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि यार इस इंसान ने तो कुछ सच बोला है, तो हम मतलब फंस जाते हैं आप बोल सकते हो, या फिर हुक हो जाते हैं उस चीज से। फिर हमको लगता है कि यहाँ से हमें मिल रही है इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर उसमें डिसइंफॉर्मेशन मिक्स्ड होता है। तो वो बोल रहा है वो इलीट का मेंबर है कि नहीं, तो बोल रहा है कि उसको इनिशिएट किया गया था, उसको लाया गया था कुछ लेवल्स तक, बट इट इज नॉट एज इन डेप्थ एज वन वुड थिंक इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, ही इज क्लेवर दो। तो बोलता है कि लेकिन उतनी गहराई तक वो इलीट सर्कल के अंदर नहीं गया है जैसे एक जन कोई सोचता होगा, और वो भी शायद सोचता है, लेकिन कि वो बहुत पहुंच गया है, बट नहीं, अभी तक उतने गहरे लेवल तक नहीं गया है टॉप में इलीट्स के उसमें, लेकिन वो है चालाक, ये बोल रहा है। फिर बोलता है कि ये जो गार्डनर है वो मेंबर है एटलीस्ट 6 सोसाइटी का, or although 3 of them are closely linked and would be seen as one, so 4 at least। तो बता इनमें से 3 सेम ही है लगभग आप बोल सको, लेकिन तो टोटल 4 हो गए सोचो। But these have only as much power and control as the people give you, as you the people give them. People like Ike are giving them more power unknowingly। तो बोलता है लेकिन ऐसे लोग जो है या सोसाइटीज में जो हम वगैरह बात करते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह, तो इन लोग का बस इतना ही पावर और कंट्रोल हमारे ऊपर है जितना हम लोग उनको देते हैं। और आइक के जैसे लोग भी ना, मतलब ना अनजाने में वो पावर दे देते हैं इन लोगों को। और फिर उसने पूछा था लास्ट में मजाक से कि आई होप आप रियल हो, आप कोई फेक इंसान आके ये सब नहीं बोल रहा है। तो उसने बोला आई एम रियल, बस। फिर एक सवाल किसी का आता है उस चैट फोरम में कि इज दिस बिकॉज क्रिश्चियंस टीच दैट इंडिविजुअल शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ गॉड हु इज होली, और शुड आई से वन हु जजेस राइट एंड रॉन्ग। तो जैसे इन्होंने बोला है कि सारे रिलीजन्स में मैनिपुलेशन है,
क्योंकि आप सोचो जो सर्वाइव किए विक्टर्स या जो उस रिलीजन को, अब रिलीजन भी एक टाइप ऑफ मास कंट्रोल है, आप बोल सकते हो। तो जो उनके बड़े बड़े पोप्स है या गुरु है वगैरह जो चलाते हैं अभी, और जो फेमस है, जो ज्यादा मेजोरिटी लोग फॉलो करते हैं, तो आप उसको समझ जाओ कि ऐसे भी हो सकता है ना कि जो लोग जीते हैं वही लोग हिस्ट्री को भी रीराइट करते हैं या फिर हिस्ट्री को उस टाइप से प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। तो जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह भी है उस पे भी डिसइंफॉर्मेशन है, इन्होंने बोला था, लेकिन फैक्ट्स भी है। तो जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और हमारा डिजर्नमेंट और विवेक भी उस तरीके से डेवलप होगा, तो बोलते हैं, इस इनसाइडर ने भी एनकरेज किया था कि आप पढ़ो रिलीजियस स्पिरिचुअल टेक्स्ट, लेकिन हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज को 100% नहीं मानना है, क्योंकि हर रिलीजन में, हर ग्रंथ में मैनिपुलेशन है। तो फिर ये बोलते हैं कि फिर इसने इसीलिए सवाल पूछा कि अच्छा आप क्रिश्चियनिटी के बारे में इसीलिए ऐसा बोल रहे हो कि मैनिपुलेशन है, क्योंकि वहां पे बोला जाता है कि एक भगवान के अंदर सबको उसके कंट्रोल में होना चाहिए, सबको मानना चाहिए, जो कि वो होली है और हम अशुद्ध है, इस टाइप का। और तो इसका मतलब वो भगवान वो है जो गलत सही के टाइप का जजमेंट देता हो, तो इसीलिए क्या वो मतलब मैनिपुलेटेड है। तो फिर वो जवाब देता है, क्रिश्चियनिटी इज अबाउट आइडियलाइजिंग अ ह्यूमन कॉल्ड जीसस ऑफ नजारेथ फर्स्ट, which is an abomination. Christians teach what they have been told to teach by the ones they oppose. I can tell you who the 4 individuals were who wrote the Hebrew Old Testament and the exact date, if it suited me. Same about your New Testament, which was gathered by 6 people from 2 different areas. My God. तो यही चीज है कि ये बहुत ही अलग चीज कुछ बोल रहा है। अब आप लोग का एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर के दायरे में ही मैं बोलूंगी कि ये किताब या ये डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन सोचने वाली बात है नॉनदलेस। तो बोलता है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो कुछ नहीं है, बस यही है कि एक जो इंसान था उसको आपने भगवान बना दिया है बेसिकली। तो आपने जीसस ऑफ नजारेथ, जीसस क्राइस्ट ही उसको आप पूजने लगे हो, एक इंसान को इस अपने से ऊपर औधा दे देना एक गलत चीज है, मतलब डिवाइन लॉ के अगेंस्ट है। तो फिर वो बोलते हैं कि जो क्रिश्चियंस है वो सिखाते हैं वो जो उनको बोला गया है, ठीक है। एक मिनट फिर से पढ़ती हूँ। क्रिश्चियंस टीच व्हाट दे हैव बीन टोल्ड टू टीच बाय द वंस दे अपोज। तो मतलब वो तो वो पढ़ाते हैं जो उनको बोला जाता है कि आप ये पढ़ाओ, और ये वो जो एक्चुअली वो अपोज करते हैं डेविल्स या इनको, सोचो तो वही उनको जो पढ़ाने बोलते हैं वो पढ़ा रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि वो इतना दावे के साथ बोल रहा है कि मैं तो आपको 4 ऐसे इंसान का नाम भी बता सकता हूँ जिसने बाइबल का पुराना टेस्टामेंट जो है, पुराना 2 बुक्स है ना बाइबल के, जो पुराना वाला बुक है वो कौन लिखा है, 4 लोग लिखे हैं, उनका नाम भी बता सकता हूँ, और कब लिखा गया था वो एग्जैक्ट डेट भी बता सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि बताना चाहिए, सूटेड मी, है ना। मतलब उसको पता है। और फिर बोलता है कि और आपके नया टेस्टामेंट जो है उसके बारे में भी मैं बोल सकता हूँ, जो कि 6 लोगों ने लिखा है, और ये 6 लोग 2 अलग अलग देशों में या जगहों में रहते थे। फिर किसी ने पूछा एक सिंपल क्वेश्चन, या उसको इंटरेस्टिंग लगा कि आप इसका गलत स्पेलिंग क्यों लिखते हो, मैलिशियस का। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब उसको लगा कि कुछ पर्पस होगा क्या, ये गलत इसको मतलब लिख रहा है, इसका स्पेलिंग। मैलिशियस मतलब जिसका बुरा इंटेंशन हो, STS टाइप का, आप सोच लो। तो बोलता है कि इंग्लिश मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब इंग्लिश उसकी देश की भाषा, देशी भाषा नहीं थी, और उसका ना ही 3rd या 4th मतलब भाषा है। जो बोलता है ना, जैसे मैं बंगाली हूँ तो मेरा मदर टंग बंगाली है, लेकिन 2nd मेरे को हिंदी, फिर इंग्लिश आता है, 3rd 2nd लैंग्वेज, ऐसे बोलते हैं।
तो जैसे देश का हो गया, रीजन का हो गया, वगैरह वगैरह। तो फिर बोलता है कि और मैं बहुत जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ बिना चेक किए, क्योंकि इसके पास टाइम कम है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने सवालों का आंसर दे पाऊँ, इसीलिए। हाँ, और फिर वो बोलता है वो कुछ उसको प्रॉब्लम हो रहा था, जो प्रॉक्सी यूज करके वो लॉग इन हो रहा था, वो डिसअपियर हो रहा है, मतलब वो गायब हो जा रहा था, तो उसको नया नया आईडी बना के फिर से करना पड़ रहा था, तो इसीलिए उसको और जल्दी टाइप करना पड़ रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो फिर किसी ने सवाल पूछा कि आप अभी क्यों बात कर रहे हो, मतलब आपने क्यों ये चुना अभी का समय बात करने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि उनमें से कुछ लोगों को ये काम दिया गया है कि कुछ दायरे के अंदर, कुछ बाउंड्रीज के अंदर तक उनको कभी कभी शायद खुलासे करने के लिए बोला जाता है। हाउ डू यू सपोज सर्टन नॉलेज इन पास्ट टाइम्स वे सडनली देयर, लक, चांस, कोइंसिडेंस। तो बोलता है कि अगर ये सिमुलेशन है और प्रिजन प्लैनेट वाला थ्योरी सही है, तो आप कैसे फिर सोचो कि कुछ कुछ नॉलेज आपके यहाँ पे आया भी कैसे है, कि खाली लक है, कि चांस है, कि कोइंसिडेंस है। तो बोलता है कि हम ही लोग ये करते हैं। तो अभी तक जो इस डॉक्यूमेंट से पता चला है, ऐसा लगता है कि जो इलीट या कबाल को भी चला रहे हैं, जो उनके भी ऊपर है, उनका बेसिकली डिवाइन पर्पस है सॉर्ट ऑफ ये ऑर्केस्ट्रेट करना, मतलब जो भी हमारे पृथ्वी में हो रहा है एसेंशन के लिए लोगों के। क्योंकि ये बोल रहा था और उसका फर्स्ट सेशन भी हाँ इन चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप रिकॉर्डिंग देख पाओ, कल मैं अपलोड करूंगी, कि ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन अब स्पून फीडिंग से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस तरीके के कैटलिस्ट है हमें जगाने के लिए, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस से बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल में जाके अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहे हैं, आप बोल सकते, अपने चेतना पे काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भीषण कैटलिस्ट वगैरह लगाया जाता है, और ये जो है उस जगह से भी आप बोल सकते हो। एक मिनट, हाँ। तो मतलब ये जो इलीट और कबाल के लोग भी है, तो वो ये हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो उनका ही टास्क होता है कि हमारे लिए कैटलिस्ट वगैरह लगाना, और ये सारी इल्यूजन को चलाना, डायरेक्ट करना फिल्म हमारे 3D वर्ल्ड का, और फिर उसमें बीच बीच में आके हेल्प करने के लिए कुछ चीजें भी ये बोल के जाता है वगैरह। फिर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दोबारा कोई चैट में देता है कि ये जो आप डिवाइन लॉ के बारे में बात करते हो, ये कौन सी लॉ है, और आप हाउ डू यू मैनिपुलेट दिस वर्ल्ड। तो बोला आप जो हमारे दुनिया को मैनिपुलेट करते हो, कैसे करते हो, तो उसको मतलब आप जो इल्यूजन चला रहे हो, हमें मतलब बेवकूफ बना रहे हो, या कैटलिस्ट दे रहे हो ताकि हम खुद जाने, तो वो कैसे करते हो आप, और क्यों करते हो, फिर ये पूछ रहा है। हाउ डू यू नो हु इज अलाउिंग यू, आपको कैसे पता है कि आपको कौन अलाउ कर रहा है हमें बीच बीच में ये चीज बोलने के लिए वगैरह, या जो भी आप कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, आपको जो ये काम किसी ने दिया है, या फिर क्या आपने ये काम खुद से लिया है, और आप क्या मनुष्य ही हो। फिर यू अगेन, फिर इसने जो बोला था वो लाइन दोबारा उसने लिखा कि ये इनसाइडर ने ही बोला था कि द डिवाइन लॉ हैज अ पर्पस फॉर यू एंड इट इज नॉट ऑन दिस प्लैनेट, प्रूव यू आर वर्दी अगेन टू बी रिलीज्ड। तो बोलता है कि ये प्लैनेट में नहीं है जो आपका रियल पर्पस है डिवाइन लॉ के हिसाब से, आपको खुद को काबिल साबित करना पड़ेगा, तब आपको इस प्लैनेट से आजादी मिलेगी, तब आप अपना पर्पस कर पाओगे, इस टाइप से बोल रहा है। फिर वो दोबारा बोल रहा है इस लाइन पे कि हाँ मुझे पता है और मैं महसूस कर पाता हूँ कि मेरा जीवन का तो पर्पस है, कुछ उद्देश्य है कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं ही कौन हूँ। तो ये छोड़ो कि मुझे पता हो कि एक्चुअली में पता है कि एक पर्पस है, लेकिन वो क्या पर्पस है मुझे वो नहीं पता है, क्योंकि मैं खुद को भी नहीं जानता हूँ ऐसे। तो फिर इस बात पे वो सवाल पूछता है कि ये ज्ञान कैसे मिलेगा,
ये क्या सिर्फ मेहनत करने से मिलती है, ये मेहनत करने से मिलती है या फिर बस मिल जाती है सिंपली एक दिन? आपको कैसे पता कि आपके जीवन का पर्पस क्या है? और अगर आपको पता है तो आपको तो बोलता है कि क्या आपको पता है कि आपका जीवन का उद्देश्य या पर्पस क्या है? और अगर पता है तो कैसे पता चला? और फिर हमारी पृथ्वी के बारे में वो पूछ रहा है, क्योंकि इसने बोला था एक शॉकिंग चीज लोगों को ट्रिगर करने के लिए, या क्या आई डोंट नो, कि क्या किस गारंटी से आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग को जो प्लैनेट पे, अर्थ पे आप लोग हो, आप लोग को लगता है क्या वो सच है या झूठ है? किस गारंटी से आप बोल सकते हो? ये उसने पूछा था। तो ये ट्रिगर करने के लिए पूछा था कि आपको जो सच लगता है क्या वो सच है? क्या आप वो क्वेश्चंस पूछते हो कि आप मान के बैठे हो टाइप्स? तो बोलता है इसीलिए कि कौन से ग्रह में रहते हैं हम लोग, और क्या ये ग्रह पृथ्वी ही है, अर्थ ही है? फिर वो बोलता है कि आप मोहम्मद के बारे में कुछ हमें बता सकते हो क्या? और ये शायद कुछ आई डोंट नो, सम रिचुअलिस्टिक वर्ड होगा टाइप। तो जीरो वाला क्वेश्चन को वो पहले, और बहुत सारे क्वेश्चन को वो नहीं भी जवाब देता है, जो उसको इम्पोर्टेंट लगता है उसी का जवाब देता है, लेकिन दिया है लंबा जवाब इसका भी। तो बोलता है, पूछा था कि डिवाइन लॉ क्या है ना? तो बोलता है ये डिवाइन लॉ जो है वो हमारे अनंत रचयिता या सुपीरियर वन वो बोलता है कि जो सबसे श्रेष्ठ एक जन है उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा से पनपी है, ये डिवाइन लॉ आई है, विच नॉट ओनली क्रिएट्स एवरीथिंग, और ये ना ही सब कुछ बनाता है जो हमारे ब्रह्मांड में है, बट उसको मेंटेन भी करता है, मतलब उसकी देखभाल भी करती है, उसको नरिश भी करता है, उसका पोषण भी करता है, उसको बैलेंस करता है, उसमें कुछ भी इधर उधर एक्सट्रीम हो तो उसका संतुलन भी बनाए रखता है, उसको एनर्जी देता है और उसको नया दोबारा रिन्यू भी करता है। और ये दूसरे जगत वगैरह को भी, दूसरे रियलिटी बोल दो या डेंसिटी डायमेंशंस को भी, उसमें भी राज करता है, और आप जो रेल्म में हो, जो रियलिटी में हो, उसको भी। तो फिर एक और दो का क्वेश्चन मिला के बोलता है ये तो मैंने बहुत बारी जवाब दे दिया, अब आपकी ड्यूटी है समझना कि ये क्यों मैनिपुलेट, तो आप लोग को भी रिवाइज करना हो तो पहले वाले सेशन में उसने बताया है कि वही कैटलिस्ट देना और वगैरह टाइप्स। हाँ, फिर 3 और 4 का क्वेश्चन मिला के बोलता है कि जॉब और ह्यूमन बीइंग वाला, नहीं 3 कौन सा है? अच्छा, आपको कौन अलाउ कर रहा है, और ये आपने खुद से जॉब लिया है या आपको किसी ने दिया है? तो वो बोलता है रिचुअल्स के बारे में बोलने लगा तब कि रिचुअल्स का एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। इफ यू आर डूइंग समथिंग विच वाज नॉट अलाउड or doing a task which was not given to you, you will suffer during these rituals. तो रिचुअल्स वो लोग करते होंगे, मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो मुझे आया, वो बीइंग्स करते होंगे जो जो उनसे कुछ हायर बीइंग को या कोई और बीइंग को इन्वोक करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब कि वो मानते हैं कि कुछ और श्रेष्ठ है, उनसे ऊपर है, और कुछ और उनसे भी ज्यादा संपूर्ण है, तो इसीलिए वो रिचुअल्स करते हैं कनेक्ट करने के लिए उस तत्व से वगैरह। तो इसीलिए रिचुअल्स का ये पर्पस होता है। तो ये रिचुअल्स करते हैं, इसका मतलब हाँ कोई अलाउ ही कर रहा है उनको, क्योंकि अगर आप ऐसा मानोगे तो आप लॉ ऑफ वन या डिवाइन लॉ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना चाहोगे, है ना? तो फ्री विल इंटॉक्सिकेशन कम होता है, आप सोचो उस टाइप से जब आप असेंड करते हो। तो उस तरीके से ये बोल रहा है कि अगर हम रिचुअल्स करें और हमको जो चीज का रिचुअल्स हम करें वो हमें किसी ने उसका अलाउ नहीं किया है, जो डिवाइन लॉ है वो अलाउ नहीं कर रहा है वो करने के लिए, या हमें किसी ने वो काम हम एज अ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्री विल के वजह से कुछ भी कर रहे हैं, तब तो हम सफर करेंगे।
और फिर बोल रहा है कि यही चीज आप अपने रोज की जिंदगी में भी नोटिस करोगे, देखो तो। Emanations have many forms, and one who knows about these matters will have no trouble recognizing with whom he is dealing with and what the message is. तो ये emanations का मतलब एक बार मैं सर्च कर लेती हूँ. Emanations. Something which originates or issues from a source, a being or force which is a manifestation of God. अब ये पता है, ये ना बहुत क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात करता है. जो भी ये चीज बोलता है ना, इसका थोड़ा और खोद के दिमाग चला के मतलब समझना पड़ता है. ये स्पून फीड नहीं करता है, ये मुझे रियलाइज हुआ. तो इनफैक्ट ये जो चीज बोला है ना, ये एक बहुत मतलब टेक्निकल चीज है एक्चुअली. अगर सोर्स ही सब कुछ है, अगर वो ओरिजिनल थॉट से ही सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब हम जो भी कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने इच्छा से, मतलब एडेप्टहुड से. फ्री विल अलग है, फ्रीडम अलग है, ठीक है. फ्री विल एक्चुअली इल्यूजन से हम करते हैं, ठीक है. और फ्रीडम वो होता है जब हम वो माया से मुक्त होके डिवाइन लॉ के हिसाब से फिर हमको क्रिएट कर पाते हैं और ज्यादा अपनी दुनिया भी सृष्टि कर पाते हैं उसका, जब हम उस लेवल डेंसिटी में पहुंच जाए, क्योंकि हम डिवाइन लॉ के सोर्स के करीब है. इंटेलिजेंट इन्फिनाइट को हम टैप इन कर पा रहे हैं, ठीक है. तो आई माइट बी रॉन्ग, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, न्यूएंस ला सकते हो इसमें, बीच में रोक के या बाद में भी. तो वो उस हिसाब से बोल रहा है कि मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो मुझे किसी मतलब जो वो हायर बीइंग है वो उसने मुझे अलाउ नहीं किया हो, तो मैं तो वो कर ही नहीं सकता हूँ. और अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं सफर करूंगा. ये आपने डेली लाइफ में भी आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हो रहा है वो आपको अलाउ किया जा रहा है कि आप वो करो. तो ही इज टेलिंग लाइक अ वेरी आई थिंक प्रोफाउंड चीज जो हम सोच सकते हैं. तो वो बोल रहा है कि एमिनेशन मतलब डिवाइन सोर्स से ही मैनिफेस्ट होना. तो जो रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होते हैं सोर्स हर चीज में है, वो इन्फिनाइट क्रिएटर, तो वो उसके तो कई रूप है, कई प्रकार से वो आता है. और जो समझता है इन चीजों को ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा ये चीज को समझने के लिए कि वो क्या चीज से और किस चीज से डील कर रहा है और मैसेज क्या है. हर एक कैटलिस्ट के पीछे या हर एक एक्शन के पीछे, थॉट के पीछे क्या मैसेज है, हर एक कॉन्फ्लिक्ट के पीछे या ड्यूटी के पीछे, अगर आप सोच लो ऑनर के पीछे वगैरह. तो वो इस टाइप से बोल रहा है. फिर वो बोलता है कि हाँ मैं आपके जैसे ही मनुष्य के शरीर में ही हूँ. फिर छठा आंसर दिया, छठा क्या क्वेश्चन था कि हाँ ये नॉलेज कैसे मिलती है डिवाइन लॉ की वगैरह रिलीज होने की है. तो बोलते ही ये मैंने एक पहले वाले पोस्ट में इसका जवाब दिया है. शॉर्ट में बताता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस डिवाइन लॉ की नॉलेज को आप गेन करो, मेहनत करके उसको गेन करो. बेसिकली वो आपको प्राप्त हो आपकी मेहनत से. और इसके लिए टेम्परेंस या फिर मतलब संतुलन रखना, बैलेंस रखना बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि ये आपको सही जगह में ले जाएगा जहां से ये सब शुरू होता है. इसके पहले आपको खुद को जानना है और ये जगह जहां आप हो वो क्या है, क्यों है, कैसा है, वो जानना है. और यहीं पे ज्यादा लोग गलत जाते हैं, वो खुद को नहीं समझ पाते और इस 3D रियलिटी को या इल्यूजन को भी, जैसे भी आप समझो, उसको भी नहीं समझ पाते हैं. क्योंकि अगर हम खुद को ना समझे और इस जगह को ना समझे तो फिर हमारे दिमाग में बहुत ख्याल सोच आएंगे जिसमें बहुत गलती एरर्स होगा, जो फिर हम लोग के एक्शंस को भी एरर भर्ती बना देगा, गलत बना देगा. सॉर्ट ऑफ गलत सही तो कुछ नहीं है, बट वही रिपीट करो फिर वही टाइप्स होगा, तो हम लेसन्स नहीं सीख पाएंगे बेसिकली. फिर 7वें क्वेश्चन का बोलता है हाँ मुझे पता है कि मेरा पर्पस क्या है. और कैसे पता है का बोलता है कि ये सारी बातें आपको कोई आके बताता नहीं है डिटेल में, मतलब दीज मैटर्स आर नॉट पास टू यू इन डिटेल बाय समवन. वही
that actually will lead to the opposite of what needs to be achieved. Hence my way of answering. Understand this. You can be guided up to a certain point and then it is up to you. क्योंकि देखो ये इनडायरेक्टली उनको जवाब ही मांग रहा था कि मतलब कैसे पता चले कि मेरा पर्पस क्या है। तो बोलता है कि आपको आके कोई बोलेगा नहीं कि आप ये करो तो आपको पर्पस पता चल जाएगा, या फिर आपका पर्पस यही है आप ऐसे ही करो। ये आपको पता लगाना है, आपकी खुद की कैटलिस्ट यूज करके, खुद के मेहनत से आपको समझना है खुद को और आपके आसपास के दुनिया को, और फिर आप मतलब एक्चुअली में विकसित हो गए ना। वरना आपको आके अगर कोई बता देगा तो वो जो खुद पे काम करना है, खुद की चेतना में काम करना है, जो मेहनत से फल मिलेगा वो तो मिलेगा ही नहीं। मतलब उल्टा हो जाएगा केस, हार्मफुल हो जाएगा वो चीज। इसीलिए मैं इस टाइप से आंसर करता हूँ। मैं आप लोग को स्पून फीड नहीं करता हूँ। ये बोल रहा है भाई कि आपको कुछ टाइप मतलब एक पॉइंट तक ही मैं गाइड कर सकता हूँ या कोई भी गाइड कर सकता है, उसके बाद आपको खुद समझना है। आपको ये तो पता चल गया ना कि एक पर्पस है और इस प्लैनेट के बाहर भी वो पर्पस है। इस प्लैनेट में हम लोग को काबिल मतलब साबित करना है खुद को, फिर हम मतलब कर पाएंगे जो भी। फिर 9वां जवाब देता है कि मोहम्मद के बारे में, तो वो कौन से प्लैनेट में, और ये वाला तो जवाब ही नहीं दिया कि क्या ये पृथ्वी है वगैरह। तो फिर बोलता है कि लुकिंग एट द वे यू समन हिज नेम आई अज्यूम यू आर अ मुस्लिम। तो बोलता है कि आप जिस तरीके से ये सवाल पूछो और मोहम्मद का नाम जैसे आपने लिया है, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि आप मुस्लिम हो। फिर बोलता है इट इज अ सिन टू वर्शिप, आइडोलाइज, प्रेज ह्यूमंस हु वर पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट इन एनी वे, शेप और फॉर्म, इंक्लूडिंग व्हेन टॉकिंग, राइटिंग अबाउट देम. You, by adding those letters in brackets, have just done that, elevating his name up to that of a higher beings. A human is corrupt while on this planet, each and single one of them. A death does not change the personality one had and leave behind here. Do not feed it. Praise and prayers may only be offered to perfect beings. तो बोलता है कि ये तो उसके हिसाब से, इनसाइडर के हिसाब से, कि पाप है, सिन है कि आप पूजो या किसी को एकदम पेडेस्टल पे उच्च स्थान में रख दो और आइडल बना दो, या इतनी तारीफ करो कुछ उसको अपने से ऊपर का दर्जा देके, जो कि आपके जैसे ही इंसान बन के आया था इस धरती में। किसी भी तरीके से अगर वो इंसान था थोड़े से टाइम के लिए किसी भी शेप में, फॉर्म में, तो ये पाप है कि आप उसको उस तरीके से देखो, चाहे वो आप उनके बारे में बात कर रहे हो या लिख रहे हो। तो बोलता है कि आपने वही किया जो ब्रैकेट में मैंने भी बोला था कि रिचुअलिस्टिक मोहम्मद का नाम लेके उसने कुछ बोला था। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, कोई सैल्यूटेशन होगा, कुछ होगा। तो बोलता है कि आपने उसका हायर बीइंग्स का दर्जा दे दिया। आपको ये समझना चाहिए कि इस प्लैनेट में हर एक इंसान करप्ट है, कुछ ना कुछ तरीके से इम्परफेक्ट है। तो और मरने से किसी का वो जो इंसान जब वो था, वो तो पर्सनालिटी इंसान वाला चेंज नहीं होता है जो वो छोड़ के गया है इस धरती में। तो आप उस पे इतना फोकस मत करो, उस चीज को इतना फीड मत करो, बोल रहा है। और बोल रहा है कि वैसे तो उनके हिसाब से कि जो तारीफ और प्रार्थना है वो बस परफेक्ट बीइंग्स को दी जाती है। तो बोलता है कि मोहम्मद भी जीसस, मोसेस, अब्राहम, बुद्धा इनके जैसा ही था। ये एक इंसान ही था जिसको दूसरों ने या सर्कमस्टेंस ने या ये इल्यूजन ने ये भ्रम दिलाया था, आप बोल सकते हो एक तरीके से, या उसको इस तरीके से जताया गया था कि वो मान ले खुद को कि वो सब जानता है, वो नोअर है। और इस पहले वाले सेशन में भी मास्टर ऑफ द गेम करके इसने बोला था एक चीज कि वो गेम का मास्टर है, क्योंकि बोलता है कि जो पृथ्वी में आया है वो गेम का मास्टर नहीं होके ही आ सकता है। उसको भ्रम होगा कि वो गेम का मास्टर, तो इसने ये बोला था कि इलीट्स या ये लोग जो होते हैं
ये लोग भी गेम मास्टर ऑफ द गेम बना के छोड़ते हैं, मतलब किसी को बनने देते हैं मास्टर, ताकि वो लोगों को और गुमराह करे और हमारा एग्जाम और टफ हो, इस टाइप से। तो वो ऐसे ही बोल रहा। हाँ, आई नो दिस इज शॉकिंग, मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं एग्री करती हूँ इन सब चीज में, बट उसने बोला है कि सच्चाई भी है और करप्शन भी है हर एक रिलीजन में और टीचिंग में। तो बोलता है कि बहुत आसान है लोगों को विश्वास दे देना कि वो एनलाइटेंड है, कि उनको सच पता है, और फिर वो सोचते हैं कि वो उनका काम है कि वो दूसरों को भी जगाए। उनको भी यूज किया गया था और उनके लेगेसी को भी अभी भी यूज किया जा रहा है लोगों में विभाजन लाने के लिए। जैसे ही और इसी तरीके से दूसरे रिलीजन बोलो, सोच, आइडियोलॉजी, फिलोसफी, ये सब बोलो, जो भी है, वो सबको भी विभाजन लाने के लिए यूज किया जाता है। और मोहम्मद के बारे में बोल रहा है कि उनके 2 क्लोजेस्ट असिस्टेंट्स जो थे वो ब्लड लाइन्स के ही मतलब गुलाम थे, सर्वेंट्स थे। एक उनकी बीवियों में से भी थी ब्लड लाइन सर्वेंट्स। तो बोलते कि ऐसे ही ब्लड लाइन जो मतलब इलीट वगैरह के ब्लड लाइन्स जो हाईएस्ट है, जो ये धरती का खेला चला रहे हैं बेसिकली, वो लोग भी मतलब असिस्टेंट्स ऐसे ही उनके गुलाम थे, जीसस के भी, बुद्धा के भी, मोजेस के भी, नेम देम ऑल, सबका नाम ले लो, वो बोल रहे। तो बोले कि मोहम्मद के मौत के बाद ये उसके 3 फॉलोअर्स ने किया, उनका हरकत था कि उन्होंने ये दे मेड इट श्योर कि उन्होंने देखा कि विभाजन पैदा हो उनके मौत के बाद उनके रिलीजन के थ्रू, क्योंकि वो ब्लड लाइन्स के सर्वेंट्स थे, है ना। तो विच वॉज द मेन थिंग मोहम्मद वॉज टोल्ड टू बी अगेंस्ट। तो मोहम्मद को डिवाइन लॉ ने बोला था कि विभाजन को कभी सपोर्ट मत करना वगैरह, लेकिन वो फॉलोअर्स ने यही किया है। हाँ, तो जो मुस्लिम्स है वो अलग अलग मतलब स्ट्रीम्स पे बिलीव करते हैं। इस्लाम का भी शिया सुन्नी वगैरह अलग अलग है, तो उनमें भी कास्ट वगैरह भी है। तो बोलते हैं कि ये जो वो विभाजन में मानने लगे हैं, वो एक्चुअली अपने ही प्रॉफिट के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं, मोहम्मद जो था। और कुरान में एक सच्चाई तो है कोर, और वो हर चीज के बारे में यही बोलता है कि हर एक रिलीजन में या ग्रंथ में एक कोर सच्चाई होती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत मेकअप होता है। आप सोच लो, सी ऑफ परवर्जन, झूठा, हिपोक्रेसी बहुत होता है उसके ऊपर। तो सबके बारे में यही बोलता है। और कुरान के बारे में भी बोलता है कि ये 4 लोगों ने लिखा था, 4 अलग अलग कंट्रीज से और मतलब देशों से। एक था वेस्ट का देश और 2 था मिडिल ईस्टर्न देश। तो किसी उसको पूछ रहा है कि आप ही क्या एंटी क्राइस्ट हो, तो फिर वो जवाब देता है कि यार जीसस क्राइस्ट नहीं था और ना ही मैंने कुछ भी ऐसा कहा है जो एंटी क्राइस्ट है। जो इस तरीके से क्लेम करते हैं उसका उल्टा ही होता है सच, आप ऐसा सोच लो। फिर एक कोई सवाल आता है कि so is a family where the children were naturally born with this ability, visualization part of the bloodline। तो इसके पहले वाले सेशन में उसने बोला था, किसी ने पूछा था कि विजुअलाइजेशन करने से मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में भी जो सिखाते हैं कि आप बहुत अच्छे से सोचो जो आपको चाहिए आपके लाइफ में, उसको इमेजिन करो कि आपके पास वो ऑलरेडी है वगैरह, तो वो करने से क्या सच्ची में मैनिफेस्टेशन होता है, किसी ने पूछा था। तो उसने बोला था होता तो है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर की डिस्टॉर्शंस पूरी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी चेतना ही नहीं विकसित हुई, आप खुद धोखे भ्रम में हो और अब फिर मैनिफेस्ट करने का कोशिश करोगे। वैसे तो विजुअलाइजेशन सभी कर लेते हैं, नहीं, उसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, एडेप्ट रीच करना पड़ता है। तो फिर वो बोलता है कि जो ब्लड लाइन वाले लोग हैं उनको सब में ये एबिलिटी होती है क्या विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करने का, तो बोलते कि नहीं,
In fact, someone who has no connection to these family whatsoever can have this ability too. This ability is there for everyone to receive. You have to dial in. It is being provided by the divine law to everything that searches for it. तो बोलता है कि जो कनेक्टेड नहीं भी है ब्लड लाइन से, वो उसके पास भी एक क्षमता है, और ये क्षमता उन सबके लिए है जो इसको पाना चाहते हैं, जो रिसीविंग मोड में है. आपको बस टैप इन करना है, डायल इन करना है, अपने आप को उससे मैच करवाना है ताकि आप वो क्षमता अपने अंदर ला पाओ. तो बोलते हैं ये जो डिवाइन लॉ है ये क्षमता सबको देती है जो उसको ढूंढ रही है. I tried to make this clear earlier. The blood, genes, etc. are not as important as they seem. तो लोग bloodline बोलते रहते हैं, तो बोल रहा है ये जो खून का रिश्ता है या जीन्स है वगैरह, ये इतनी जरूरी नहीं है आप लोग जो बना रहे हो. क्योंकि किसी ने पूछा था कि अगर ब्लड इम्पोर्टेंट है तो वो डिविनिटी या एसेंशन भी ब्लड ग्रुप के हिसाब से होता होगा. तो फिर वो वही बोल रहा है कि नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप लोग को लगता है. क्योंकि जो शारीरिक रियलिटी है वो बहुत कमजोर है और वो डिवाइन को नहीं छेड़ सकती है. Someone with no connection with the families can be affected by divinity in such a way that he could surpass anything the bloodlines ever could achieve combined. Certain individuals get born into the bloodlines to be able to reign over the people under certain circumstances. This is what the bloodline mainly is about. तो बोल रहा है कि कोई ऐसा बंदा भी जिसका कोई कनेक्शन ना हो ये ब्लड लाइन एलीट जो जिनके पावर्स है वगैरह, वो भी डिवाइन को पहुंच सकते हैं, डिवाइन के पास, और उससे इफेक्ट हो सकता है. मतलब उनकी माइंड बॉडी स्पिरिट डिविनिटी से भर सकती है इस तरीके से कि जो सारे ब्लड लाइन्स को मिला के भी उससे परे हो. तो कुछ लोग होते हैं जो जन्म ले लेते हैं ब्लड लाइन्स में, जो कि अभी तक ये पिक्चर चला रहे हैं पृथ्वी का, क्योंकि उनका ऐसा कुछ पर्पस होगा या कैटलिस्ट होगा कि लोगों के ऊपर राज करे. कुछ उसके भी बंदिशें होंगी राज करने का. तो ये वही है बेसिकली, उसी के लिए है ये ब्लड लाइन वगैरह. तो फिर कोई सवाल करता है कि to me elites means those who place money before people or any real values at all, and those who hold office either because they can buy it or inherit it regardless of whether or not they are qualified. तो फिर कोई बोलता है कि इलीट का मतलब तो मेरे लिए वो है जो पैसा सबसे आगे रखते हैं, लोगों से भी आगे, या कोई वैल्यू से या क्वालिटी से भी आगे. और ऐसे लोग हैं जिनको गद्दी मिल जाती है, ऑफिस मिल जाती है क्योंकि वो खरीद सकते हैं, या फिर उनके बाप से उनको मिलती है टाइप्स. हाँ, वेदर वो क्वालिफाइड हो, काबिल हो या ना हो. तो फिर वो सरकास्टिकली जवाब देता है कि आपने बहुत अच्छे स्किलफुली, बहुत शानदार तरीके से अपने आप को, अपने जैसे लोगों का वर्णन कर दिया है. ये मेरा वर्णन नहीं है. फिर कोई सवाल करता है कि क्या आप रॉथस्चाइल्ड हो, और फिर बोलता है यहाँ है मेरा सवाल. ये हो सकता है कि आपको बहुत स्टूपिड सवाल लगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिले हैं इस थ्रेड में, लेकिन व्हाई आरंट एनी ऑफ द रॉथस्चाइल्ड. अरे ये रॉथस्चाइल्ड वाले का नाम वो फोर्ब्स के टॉप 500 अमीर लोगों में क्यों नहीं आता है. तो फिर जवाब देता है उसको, if you read closely you would not have asked this question. तो अगर आपने पढ़ा होता जितना जवाब मैंने पहले दिया है और जो सवाल हुए वगैरह, तो आप ये क्वेश्चन पूछते नहीं. क्योंकि उसने बोला है जिनका नाम पता है भाई वो नहीं है जो कंपोज कर रहे हैं पूरा चीज, वो है जो किरदार निभा रहे हैं, जो उनको दिया जा रहा है. तो the ones who are known in public, फिर से वही बोल रहा, are not in control. The Rothschilds are at the same level as your Knights Templar ancestors were. You shouldn't be proud that you're from that lineage, by the way. तो इसने कुछ बोला होगा कि ये कोई राजा टेम्पलर नाइट कुछ है, वो उनके पूर्वजों से लीनियज से आ रहा है.
तो बोला कि यार रॉस्टेल्स का भी नाम जनता जानती है, तो वो नहीं है पावर में। उन जो लोग पावर में हैं एक्चुअल में, उनका नाम कोई नहीं जानता है। तो आप जो अपना पूर्वजों का भी नाम ले, उसी के लेवल के रॉस्टेल्स भी, और आपको इतनी मतलब घमंड होने की कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां से हो, ऐसे बोल रहे हैं कि these known families, clans, societies are mere dancers to the tune. But to answer your question, no, I'm not a Rothschild. तो ये बोलता है, ये एक्चुअली वो ग्रुप से बिलोंग करता है जो कंट्रोल कर रहे हैं रॉथस्चाइल्ड्स को भी। तो बोलता है जिन लोगों का नाम पता है ना, ये लोग सब बस नाच रहे हैं धुन में, जो धुन बजाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपका जवाब देता हूँ प्रश्न का कि नहीं, मैं रॉथस्चाइल्ड नहीं हूँ। तो मैं कौन से फैमिली से हूँ? फिर बोलता है मोस्ट हियर टॉक अबाउट द ब्लड लाइन्स हु रूल, येट दे डू नॉट नो हु दे आर, दे wrongly assume they are the Bushes, Clintons, Rothschilds, etc. because some theorists researched it and some insiders told them by providing evidence. I am from a ruling family whose name rarely has been mentioned in history. No one will even know who we are. Second, you accepting force as a reliable source for these kind of lists shows you are really manipulated and do not grasp what is happening. तो बोलता है कि यार मतलब आप लोग गलत ये मतलब अज्यूम कर लेते हो कि ये जो नाम है रॉथस्चाइल्ड, क्लिंटन, बुश, ये लोग है वो कंट्रोल करने वाले लोग, क्योंकि कुछ थ्योरिस्ट ने रिसर्च किया है और कुछ इनसाइडर्स ने उनको इनसाइडर्स क्लेम करके उनको ये कुछ एविडेंस दिया है। लेकिन मैं एक रूलिंग फैमिली से हूँ और हमारे फैमिली का नाम जो है किसी ने हिस्ट्री में मतलब बोला है, शायद रेयरली बोला है, वो कहीं छुप गया है वो नाम, है ना, किसी ने इतिहास में बहुत रेयरली बोला है और कोई नहीं जानेगा कभी कि हम कौन है। और फिर अब ये फोर्ब्स लिस्ट वाला जो क्वेश्चन पूछे कि रॉथस्चाइल्ड्स क्यों नहीं आते हैं उस लिस्ट में, तो आप बोलते हैं अगर आपको फोर्ब्स वाला लिस्ट लगता है कि बहुत रिलायबल मतलब सच्ची लिस्ट है, तब तो आप बहुत मैनिपुलेटेड हो और आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, ऐसे बोल रहा है। फिर कोई सवाल करता है वर्दी, एन इंटरेस्टिंग वर्ड। वो बोला था ना कि आप का पर्पस है इस प्लैनेट के बाहर है, पहले खुद को काबिल प्रूव करो, फिर एस्केप करो, फिर आप पर्पस पे जाओगे, ऐसे। तो बोलता है कि ये मतलब काबिल बहुत इंटरेस्टिंग शब्द जो आपने यूज किया है। आर यू expecting those of us who know about the world of polarity and try our best not to play the polarity game to believe that we need to be worthy? In whose eyes? It can only be our own. अच्छा सवाल है ये वैसे। तो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि जो आध्यात्मिक रास्ते में एक्चुअली जा रहे हैं और डुअलिटी को समझ रहे हैं, डुअलिटी के भ्रम को, और पोलैरिटी के वर्ल्ड से भी समझ रहे, पोलैरिटी मतलब डुअलिटी आप सोच लो, अलग मतलब अच्छा बुरा वगैरह, यूनिटी का डिस्टॉर्शन। तो और हम जो आध्यात्मिक रास्ते में जा रहे हैं, हम पोलैरिटी गेम में फंसते नहीं है, ये डुअलिटी के गेम में। आपको सही में लगता है कि हम काबिल होने का कोशिश करेंगे या काबिल मानेंगे खुद को वगैरह, मतलब किसके आंखों पे काबिल, आंखों में काबिल? वो तो हमारी खुद की आंखें होनी चाहिए ना, हमको किसी और को किसको प्रूव करना है। तो फिर वो बोलता है whatever happened to the idea that the universe is within us, मतलब उसका क्या कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है। Gaia and all other dimensional realities are illusions. No? So the prison is an illusion, right? तो बोलते हैं ये जो हमारी पृथ्वी है गाया और जितने भी दूसरे डिमेंशंस है वगैरह, रियलिटीज है, डेंसिटीज है, सभी तो मैट्रिक्स है, इल्यूजन है ना। तो ये जो आप बोल रहे हो अर्थ इज अ प्रिजन वगैरह, तो ये भी तो एक इल्यूजन ही हुआ ना, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही हुआ, झूठ ही हुआ, माया हुआ, है ना। तो फिर बोलता है प्लीज सी बेबी एंड बाय द वे वी डोंट हैव फ्री विल ऑन दिस प्लैनेट, परहैप्स यू स्लिप इज शोइंग। ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आया, उसको बेबी क्यों बुला रहा है। और फिर बोल रहा है कि हम लोग, इसने बोला था कि इस प्लैनेट में फ्री विल है, इसने बोला था इनसाइडर ने, क्योंकि फ्री विल होने से ही आप सफर कर रहे हो।
तो आई वुड रिक्वेस्ट संमित्रा, अगर आप अभी चाहते हो या बाद में इस चीज पे एक्सपैंड कर देना, या फिर मैं बाद में फिर से याद दिलाना अगर आप लोग में से किसी को जानना है। लेकिन पहले वाले सेशन में आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो क्लियर होगा क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, फ्री विल नहीं है। आप बोलते हो हमारा फ्री विल है इस धरती में, तो कुछ यू स्लिप शोइंग, बोलता है कि आप उस पर शक कर रहा है ये बंदा किसी तरीके से कि आप सही नहीं बोल रहे हो। तो इसका जवाब आता है कि मतलब क्रिटिकल है, शक भी नहीं कर रहा होगा तो, डू यू नो हु मैन्युफैक्चर्ड दिस न्यू एज नॉनसेंस यू जस्ट प्रमोटेड। बाप रे बाप। मतलब बहुत ही सरकास्टिक और टफ कुकी टाइप का है ये इनसाइडर। तो ये जो पोलैरिटी गेम और गाया और ब्रह्मांड हमारे अंदर है और सब मैट्रिक्स है, इसको वो न्यू एज नॉनसेंस बोल रहा है। तो बोलता है कि आपको पता है कि ये किसने मैन्युफैक्चर किया, बना के मार्केट में छोड़ा है इन अ वे। ये न्यू एज नॉनसेंस बोल रहा है ये उस चीज को जो आपने अभी प्रमोट किया। If this prison is a true illusion, get out of then right now. I dare you. It's not like in the movies. तो बोलता है आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो, मतलब बहुत सिंपली कि ये तो प्रिजन भी तो इल्यूजन ही मैट्रिक्स है। अगर हाँ है तो भाई निकल के दिखाओ, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूँ। ये मूवीज नहीं है, यहाँ पे चल नहीं रही है। तो बोलते यू प्ले द विक्टिम पार्ट, आप कहीं ना कहीं अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में हो। और बोलता है और आप ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो कि आप फ्री विल है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आपके अंदर फ्री विल है तो आप विक्टिम प्ले कर रहे हो। Therefore, और देखिए ना, ये भी बहुत कंफ्यूज है बंदा जो बोल रहा है। और हमारे अवेकनिंग वाले जर्नी में ऐसे हम लोग भी है कि हम लोग को पता है लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोलते हैं। जैसे बोल रहा है पोलैरिटी वर्ल्ड से बाहर निकलना, और फिर बोलता है कि हमारा फ्री विल नहीं है। मतलब मेरे को तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगा एनीवेज। तो फिर बोल रहा है कि आप तो ये भी नहीं मान रहे हो कि आपके पास फ्री विल है, इसीलिए तो आपके ऊपर हमेशा राज होगी, कोई ना कोई आपके ऊपर राज करेगा। नेवर प्रीवेल एंड डिजर्व एवरीथिंग यू गेट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉज। और आप वो नहीं डिजर्व कर पाओगे जो आपको मिलना चाहिए डिवाइन लॉ या यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से। अच्छा, मैं कल वापस आऊंगा। तो 26 का खत्म हो गया है, तो वी रीच्ड एक मिनट, ये सब खत्म हो गया। हाँ हाँ, तो हम पेज नंबर 21 चले गए हैं और 39 पेजेस है। मतलब कि और 19 पेजेस आई गेस, या 18 पेजेस। हाँ, तो ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है अभी तक जो हमने बात किया, या आगे पढ़ूं और आप जैसा बोलो। हेलो, आगे पढ़ूं क्या? और ईरा, संमित्रा, आप हो, कुछ डिस्कस करना है अभी तक जितना पढ़ा? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, हेलो, आवाज गुड आ रही है मेरी? इवनिंग। हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, ओके। और मेरा तो आज नेटवर्क बार बार जा रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो रिकॉर्डिंग ही देख पाऊंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हो तो बता दो जब तक नेट चल रहा है। अच्छा, तो 26 एंड वाला थैंक यू दिन। एवरीवन ज्वाइनिंग की आपने। हाँ हाँ, किसी को भी कुछ डिस्कस करना है तो एक बार शॉर्ट में आप बता दीजिए। हाँ, पल्लवी आप कुछ। मेरी पास आ रही है। हेलो, हाँ पल्लवी, मुझे लास्ट क्वेश्चन का मतलब जो कह रहा था ना कि हम ये इस
हैं कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, उसके अकॉर्डिंग ये बात गलत है। अच्छा, 1 मिनट बोलती हूँ। गलत है नहीं बोल रहा है एग्जैक्टली पता है, ये ना चैलेंज कर रहा है इसका जो पर्सनालिटी है। आप अगर देखोगे मेरे को जो समझ आया एंड ये जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसका जो गलत कॉन्फिडेंस है उसको वो ब्रेक कर रहा है मेरे हिसाब से इन अ वे, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बोल रहा है। आप ही सोचो कि अगर वो बोल रहा है कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है और फिर वो बोल रहा है कि इस प्लैनेट में हमारी अपनी फ्री विल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हो गई? इसका मतलब इसकी जो सीकिंग है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। हाँ पल्लवी, ना, मुझे भी कंफ्यूज है ये। आपको समझ आया ना? आपका वॉइस थोड़ा धीरे आ रहा है। हेलो। तो हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अब क्लियर हो गया। थैंक हाँ यू। वही। हाँ तो वो बस चैलेंज कर रहा है उसको कि वो, क्योंकि ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत लव एंड लाइट ऐसे बोलते रहते हैं वगैरह, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है इन अ वे यू नो। तो जैसे वो बोलता है कि सच्चाई के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन झूठ भी डाल देते हैं, तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है अभी। और बाकी यहाँ पे आई थिंक किसी बहुत लोगों का इंटरनेट अप एंड डाउन हो रहा है। गौरव भी ज्वाइन किए थे नए, मैं उनसे पूछना चाहती थी उनको कैसा लगा। सन्मित्रा आप हो? आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा ईरा, आपको शॉर्ट में बताना था ना, मैं बताती हूँ। तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे यहाँ पे। वो क्राइस्ट के बारे में शॉर्ट, मोहम्मद के बारे में बोला कि मोहम्मद के जो डिसेंडेंट्स थे उसके बाद जो लोग थे उन्होंने बहुत फिर मतलब चेंजेस लाए हैं, बहुत विभाजन भी आया है, अलग अलग शून्य मतलब सुन्नी सिया वगैरह अलग अलग कास्ट भी होते हैं मुस्लिम्स के इसमें। तो मोहम्मद का जो वननेस का टीचिंग था उसके अगेंस्ट ही उसके फॉलोअर्स जा रहे हैं, यही सब वो बोल रहा था। फिर वो बोल रहा था कि कोई भी इंसान को नहीं पूजना चाहिए, जो इंसान के रूप में आया था उसको इस तरीके का औधा नहीं देना चाहिए, वो वैसा अलग औधा देना भी पाप है एक तरीके से, वो बोल रहा था। और फिर बोल रहा था कि जो नॉलेज है डिवाइन लॉ की वगैरह, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको आके कोई बना बनाया ज्ञान अगर दे रहा है तो इसका मतलब वो ज्ञान सही नहीं है, क्योंकि वो पर्पस ही नहीं फुलफिल करेगा ना, क्योंकि आपकी चेतना खुद के हार्डवर्क से खुद से नहीं विकसित हुई, फिर उसमें कुछ फीड हो गया। तो जो खुद से तो एक्सरसाइज नहीं की ना, खाली बाहर का स्टेरॉइड लेके हम थोड़ी मसल बना, मतलब जो एक्चुअल हेल्थ है बॉडी का वो बना पाएंगे, वो तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। वही वो बोल रहे थे। और आप सुनिएगा, आई थिंक आपको एक बार सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात हुई है। लेकिन एक जने आइक के बारे में भी बोला कि आइक गलती से ना इलीट और इन लोग को ही पावर दे रहा है, क्योंकि उसको भी वो लोग कुछ तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेविड आइक वगैरह को। फिर बोला कि पूर्व जन्म होता है वगैरह, उसको बोला। और तो फिर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा कि हमको ये जो डुअल रियलिटी है इससे परे जाना है ना, बेसिकली इससे भागना है, एस्केप करना, मतलब इससे छुटकारा पाना तो नहीं है ना। तो बोलता है कि नहीं, छुटकारा पाना या एस्केप करना भी एक हद तक आप बोल सकते हो, उसके बाद आप एक्चुअली में असेंड करोगे। आप सोचो, क्योंकि रीइंकार्नेशन जो है इसीलिए हो रही है क्योंकि आप बेसिक लेवल लेसन जो 3D का है वो नहीं सीख पा रहे हो।
वो गोल नहीं अचीव कर पा रहे हो, एक तरीके से वो बोल रहा था। फिर वो बोल रहा था कि ये जो आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हिस्ट्री वगैरह भी है ना, बहुत लोग इनमें से है जो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी उनको फंडिंग दिया जाता है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी मतलब कुछ ट्रैप्स में है, जैसे फेम का ट्रैप हो गया, रिकग्निशन का ट्रैप हो गया। तो जब भी कोई, आप सोचो अगर कोई इतना चला रहा है, किसी के पास इतना पावर है कि वो 95 पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करता है, तो वो किसी को क्यों इतना फेमस होने देगा? इसका मतलब वहां पे कुछ मिश्रण तो है, आप समझ लो। ये ऐसे बोल रहा था बेसिकली। ये है, आपको मैंने शॉर्ट में बताया। तो अभी मैं कंटिन्यू करूं क्या? आप लोग नींद तो नहीं आ रहा है? समझ में आया इरा? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यू कर लीजिए मैम। ठीक है, ओके। 1 मिनट मुझे 2 मिनट में ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर 2 मिनट में